हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू इंक्रीज ऑनलाइन मॉक टेस्ट मार्क्स। खास करके इसमें हम ग्रुप डी के जो स्टूडेंट हैं जो पेपर देने वाले हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दे करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देते हैं तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो जिन लोगों के स्कोर 50 आ रहे हैं उनको 60 करना है और जिनके 60 आ रहे हैं उनको 70 करना है। सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि डायरेक्ट 50 वाला जो स्टूडेंट है उसको 70 करने का टारगेट पहले नहीं लेना है। अगर आप 50 से आपका स्कोर आ रहा है तो पहले 60 लाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद से जिनके 60 आ रहे हैं उनको 70 और जिनके 70 आ रहे हैं वो 75 प्लस स्कोर करने की कोशिश करेंगे। 75 प्लस स्कोर ग्रुप डी के हिसाब से मुझे लगता है कि बेहतर है और आप इतने पर अपने आप को थोड़ा सा सेफ़ मान सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ मान सकते हैं, क्योंकि 75 प्लस टारगेट कट ऑफ पिछले बार बहुत कम ही जोन में गया होगा ऐसा, और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन भी होना है इसमें। तो कोशिश करना है आपको कि 75 प्लस आपको टारगेट रखना है कि यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो जिनके 50 है उनको 60 लाना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 50 से आप 60 लाना चाहते हैं तो आपको जितना मेहनत करने की ज़रूरत है उससे कई गुना मेहनत आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको 60 से 70 लाने होंगे। तो जैसे जैसे अगर स्कोर बढ़ता जाता है आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी और 70 से आपको 72 लाने में भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से क्या होता है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑन एवरेज 50% या 60% के आसपास क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले आए हुए रहते हैं या फिर बेसिक पैटर्न पे रहते हैं और वो आसान रहते हैं, जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाता है उस समय क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट देने बैठते हैं तो हो सकता है कि कई लोग दिन में के मॉर्निंग में मतलब सुबह में टेस्ट देना प्रेफर करते होंगे, कुछ लोग शाम में टेस्ट देना प्रेफर करते होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर दिन का जब आप टेस्ट देना चाहते हैं उस दिन की पहली एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें। ऐसा नहीं है कि आप कोई 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद से मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं, और या फिर होता है कभी कभी सेक्शनल टेस्ट आप बैठे बैठे दे लेते हैं 2 या 3, फिर उसके बाद से आप सोचते हैं कि अब चलते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं जो कंप्लीट जो 100 क्वेश्चन का होता है और 90 मिनट का, तो उसको आप देने बैठते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि अगर आप जिस दिन आपने सेलेक्ट किया है कि उस दिन मुझे टेस्ट देना है तो आप दिन की जो पहली एक्टिविटी है वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही दीजिए, बाकी कुछ मत पढ़िए, और उसी दिन आपको उस टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, ये आपको ध्यान देना है। अभी मैं बताऊंगा कि एनालिसिस में आपको क्या ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है, जब भी आप टेस्ट दीजिए ध्यान देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा यही है कि कभी भी आप गेस लगाने की कोशिश मत करिए। कभी भी आप ऐसा कोशिश ना करिए कि गेस वर्क आप ज़्यादा लगा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके स्कोर 60 आ रहे हैं उसमें कोशिश ये रहे कि 3 से 4 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके कम से कम 15 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो ये मैं अच्छा स्कोर नहीं मानता हूँ, मतलब अच्छा अटेम्प्ट नहीं मानता हूँ मैं। वहीं मैं कहूँ कि अगर आप 55 स्कोर कर रहे हैं, मतलब 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके 52 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 53 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मैं इसको ज़्यादा करेक्ट मानता हूं, क्योंकि इसमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि जो आप 55 या 52 स्कोर कर रहे हैं 55 अटेम्प्ट करने के बाद, मतलब आपकी पढ़ाई एकदम एग्जैक्ट बता रही है कि आप 52 स्कोर करने लायक हैं। लेकिन 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है, 15 क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब क्या है कि 70 में से अगर 15 चले जाता है तो आपके 55 क्वेश्चन सही होते हैं। मतलब इस 55 में भी 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने गेस मारा था और वो सही हो गए, क्योंकि 15 क्वेश्चन जो आपके गलत हो गए वो सिर्फ वही भर गलत नहीं हुए, उसके अलावा आप हो सकता है 20 से 25 क्वेश्चन गेस मारे हों और इसमें 5 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 15 गलत हो गए। अब क्या होता है, जब आप एनालिसिस करने बैठते हैं तो 15 जो गलत हुए तो उस पर तो ध्यान देते हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो आपके गलती से 5 सही हो गए रहते हैं उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है जिससे आपका स्कोर जो है बढ़ नहीं पाता है और बार बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। टेस्ट पेपर जब आप आगे बढ़ाते रहते हैं और दूसरा टेस्ट देते हैं, तीसरा टेस्ट देते हैं, तो अगर आप हर ऑनलाइन मॉक टेस्ट में 5-5 क्वेश्चन ऐसे गेस से सही करने लगें और ओवरऑल पूरा टेस्ट देने में 100 क्वेश्चन ऐसे 100-150 क्वेश्चन ऐसे हो गए और ऐसे ही तुक्का मार मार के सही हो गए, और उसी में से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गए गलती से, और उस समय आप रिस्क नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे तो आप मॉक देते हैं तो सोचते हैं कि अरे चलिए इस टेस्ट में गेस लग जा रहा है, मतलब गेस लगा देते हैं, देखते हैं सही होगा, फिर अगला टेस्ट दे देंगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड पे उतना प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादातर गलती ये होती है कि आप अपने आप पछताना पड़ता है कि ये तो मैंने किया था, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन मेरा मॉक में आया हुआ था, और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। और हो सकता है वहाँ भी गेस लगाएं और आपका सही हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि यह हो सकता है गलत हो जाए या फिर वो आप उसको स्किप कर देते हैं। तो तीसरा पॉइंट मेरा यही है कि आपको गेस नहीं मारना है, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन ही हम गेस मारेंगे। और गेस तभी मारेंगे जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप 4 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले जाइए, बाकी 2 ऑप्शन में अगर आपको गेस लगाना है तो आप गेस लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और उसको गेस लगाते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो बाकी 2 ऑप्शन पे आप गेस लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा गेस नहीं लगाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि जब आप शुरुआत में ऐसे टेस्ट देंगे और आपके 55 स्कोर आएंगे, 60 के आसपास आएंगे स्कोर, तो धीरे धीरे आप इन्हीं सब जितने ज़्यादा क्वेश्चन छोड़े रहेंगे जो गलत नहीं हुए रहेंगे तो उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन किया और 40 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया और 60 में आपके 58 क्वेश्चन सही हो गए, तो चलिए ठीक है, 42 क्वेश्चन आप इसको नहीं आता था या फिर मतलब जानकारी नहीं थी आप उसको, या फिर उसको पहली बार आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप उस 42 क्वेश्चनों पर ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, उसको नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं और उसमें जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको याद करते हैं, जिससे संभावना ज़्यादा बनती है कि अगले टेस्ट में उससे अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होता है। अब उसके बाद से मैं बात करूंगा, जब भी आप मैथ का पोर्शन आप करते हैं तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आपका किसी पर्टिकुलर टेस्ट में गलत हो गया, तो आप ये मत समझिए कि पूरा मुझे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती, अब मैं शुरू कर दूँ ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना। ऐसा नहीं करना है आपको। जिस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसी टाइप से रिलेटेड आप 3-4 क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लीजिए। उसमें क्या कॉन्सेप्ट आपका छूट रहा था, कोई फार्मूला के वजह से आपका हो सकता है क्वेश्चन गलत हो रहा हो, तो उसको आपको लिख के रखना है। ये नहीं कि आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ने बैठ जाना है, ये नहीं करना है आपको। अब हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं, तब तो थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देना है, लेकिन हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन आए, 2 सही हो गए, 2 गलत हो गए। मतलब क्या है कि 2 आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, बाकी जो 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन फिर से दोबारा आए और गलत ना हो, तो उसी 2 क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क हो गया, आप टाइम एंड वर्क के कोई क्वेश्चन है डिफिकल्ट आ गया, उसको नहीं कर पाए, गलत हो गया, हो सकता है कैलकुलेशन से गलत हो जाए, तो आप ऐसा नहीं करिए कि पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका फिर से 3-4 दिन आपका चला जाएगा पूरा चैप्टर पढ़ने में या फिर रिवाइज करने में। ऐसा नहीं करना है आपको। तो मैथ को थोड़ा सा इस तरह से आपको ध्यान देना है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी स्कोर बढ़ाने में। उसके बाद से एक पॉइंट है करंट अफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके स्कोर को बढ़ाने में। होता क्या है कि करंट अफेयर हमेशा न्यू होता है, नया होता है और आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कहाँ तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो जो ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं उनको मैं यही कहा हूँ कि कम से कम आप पहले 2021 का तो पढ़ लीजिए, उसके बाद से 2020 पे जाइए। हो सकता है पेपर बहुत ज़्यादा बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि करंट अफेयर 2020 का भी आ सकता है, एकदम संभावना ज़्यादा है कि 2020 का भी आ सकता है, 2021 का भी तो आएगा ही आएगा। तो आपको 2021 का पहले पढ़ना है, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप इसी में पूरा दिन नहीं आपको गंवाना है। अब हो सकता है कि आप PDF से पढ़ रहे हों या फिर कोई मैगजीन आप खरीद के लाए हों उससे पढ़ रहे होंगे, तो या फिर आप नोट्स बना के पढ़ रहे होंगे। तो जो भी चीज़ आप जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी मैगजीन से पढ़ रहे हैं तो कई लोग होता है कि थोड़ा सा लिखने की आदत नहीं होती, उसी मैगजीन में इंपॉर्टेंट मार्क करते रहते हैं, उसी में स्टार लगा देते हैं, उसी में थोड़ा पेंसिल से लिख देते हैं। तो आप क्या करिए, हर 2 दिन पे या फिर 3 दिन पे, अभी समय नहीं है ज़्यादा, तो 2 दिन पे या 3 दिन पे आप उसी मैगजीन को जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना है, तुरंत जल्दी रिवाइज करना है। अब इसको जल्दी से रिवाइज करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि जब भी अगर मैं कहूँ आपसे कि कल करंट अफेयर का एग्ज़ाम है, तो आप क्या करेंगे, एक ही रात में 2 से 3 मैगजीन पढ़ जाएंगे पूरा। जब भी आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम देते होंगे ग्रेजुएशन में चाहे कुछ भी, तो जब आपका कल एग्ज़ाम रहता होगा तो उस बुक को आप 2 से 3 बार रफली रिवाइज कर जाते होंगे। वही रिवाइज आपको करना है, आपको एकदम घुस के नहीं पढ़ना है, एक एक लाइन नहीं पढ़ना है। जो भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, एक बार आपने पढ़ा था, उसी को एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ना है और जल्दी से उस मैगजीन को 2 घंटे में या 3 घंटे में जल्दी पेज पलट के और सारे चीज़ को एक बार देखना है। और होता क्या है कि जो नए करंट अफेयर होते हैं उसमें नए नाम आते हैं। जैसे क्या होता है, किसी का CEO बदल जाते हैं, कोई अधिकारी उच्चाधिकारी बदल जाते हैं, राज्यपाल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, किसी देश के नए राष्ट्रपति बन के आ जाते हैं। तो
इस तरह से नए नए जब नाम आते हैं तो उसको याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं हिस्ट्री में बात करूँ, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इसमें जो नाम रहते हैं वो आप पहले से सुने भी रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गेस लगाना आसान होता है। लेकिन बिल्कुल अगर करंट अफेयर में नए नाम आ जाते हैं तो बिल्कुल भी आपको नहीं पता हो पाता है, किसी के CEO चेंज हो जाते हैं तो इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा 3 बार 4 बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे हो सकता है वो नाम थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन आप बार बार उसे पढ़े रहेंगे तो आप जब एग्जाम में ऑप्शन देखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो करंट अफेयर इस तरह से रिवाइज करना है आपको। बहुत से लोग अभी हो सकता है करंट अफेयर पूरा पढ़ भी नहीं पाए होंगे, तो लेकिन उनको एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जब भी आप पढ़ लीजिए 3 दिन या 4 दिन पे इसको आप जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। 6th पॉइंट मेरा यह है कि जब भी आप टेस्ट समाप्त करते हैं तो उसमें एक स्कोर कार्ड खुल के आता है। अब स्कोर कार्ड खुल के आता है, उसमें कभी दिखाते हैं लोग कि मतलब एवरेज स्टूडेंट हो सकता है उस पेपर में 60 पाए हों और आपका स्कोर 55 हो या फिर 58 हो। मतलब आप थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें 60 स्कोर कर ले जा रहे हैं। आप उसी टेस्ट में देखेंगे हज़ारों स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 100 में 100 क्वेश्चन कर ले जाते होंगे। हज़ारों हो सकते हैं या फिर 200-300 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 100 के 100 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं और बहुत कम समय में सही कर ले जाते होंगे। तो इसी कारण से एवरेज स्कोर बढ़ जाता है और आप सोचते हैं कि मेरा 58 ही आया है और पेपर मुझसे हो नहीं पा रहा है, मेरा स्कोर बढ़ नहीं पा रहा है। तो पेपर हो सकता है डिफ़िकल्ट हो और ऐसे स्टूडेंट से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि इनका स्कोर 100 में 100 करेक्ट कर ले जा रहे हैं, किसी के 95 आए हैं, किसी के 97 हैं। ऐसे हर टेस्ट में ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे और जब भी पेपर होता है तो आप देख लीजिए पूरे जोन में किसी का हो सकता है 1-2 लोग का किसी का 100 में 100 सही मिल जाए, लेकिन किसी का सही नहीं मिलता है कि 100 में 100 क्वेश्चन सही नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे वो लोग हर टेस्ट में 100 में 100 करते हैं, तो आप ये मत समझिए कि वो लोग बहुत जेन्युइन हैं, ठीक है। तो आप उससे देख के थोड़ा डिमोटिवेट मत होइए। मैं भी जब टेस्ट देता था तो कभी कभी मैं देखता था सीजीएल में कि 60 मिनट का पेपर है और जो सही करने वाला स्टूडेंट है 100 में 100 स्कोर कर ले जा रहा है और वो 40 मिनट में पूरा पेपर कर ले जा रहा है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो हो सकते थे उसमें बहुत समय लगता था। तो मुझे लगता था थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है, मुझे अपना कंपेरिजन अपने आप से करना है। अगर मेरा आज स्कोर 60 आ रहा है तो मैं अपने आप को 65 लाने की कोशिश करूँगा, 70 लाने की कोशिश करूँगा। जो उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको मैं रिवाइज करूँगा, उसको नोट्स बना के रखूँगा जिससे आगे गलत ना हो। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक पॉइंट है जो रीजनिंग को लेकर के है, रीजनिंग हो गया और जीके और जनरल साइंस को लेकर के है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान देना है। जीके जीएस खास करके जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा अगर आपने सिलेबस पढ़ा है या फिर किसी बुक से पढ़े हैं, कोचिंग से पढ़े हैं तो ठीक है, आप अपने नोट्स रिवाइज करिए। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी जो ग्रुप डी के पेपर हुए हैं, जो पहले हुए थे, अगर आपको एनटीपीसी CBT1 के भी मिल जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर चेंजेस नहीं होते हैं, सबके सेम ही रहते हैं और ये सिलेबस तीनों पेपरों में सेम ही है। तो आप कम से कम कोशिश करिए जीके जीएस के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हर पेपर में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने भी होंगे, एक बार सरसरी निगाहों से आप ज़रूर उसको एक बार पढ़ लीजिए। कोशिश करिए कि एक दिन में 4 से 5 पेपर के जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन हैं उसको एक बार पढ़ ले जाएं आप। ऐसा करके आप कम से कम 10 दिन में आप कम से कम 40 पेपर आप पढ़ लीजिए, 40 से 50 पेपर। होता क्या है कि 40 से 50 पेपर में आप अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन है एक पेपर में, तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो इस 25 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 5 से 6 मिनट में पूरा पेपर आप कर ले जाते हैं। तो वही काम आपको करना है, जल्दी जल्दी 25 क्वेश्चन को आप आंसर ही देख के पढ़िए और आप उसका आंसर फाइंड कर लीजिए। उसको थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट है उसमें थोड़ा सा स्टार मार्क लगा लीजिए, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो आप ऐसा करिए और कोशिश करिए 30-40 पेपर के आप जीके और जीएस जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं आप उसको एक बार कर ले जाइए। अब जनरल साइंस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए पीएच वैल्यू हो गया तो उसको आप अलग से पढ़ लेना है। पीरियडिक टेबल में कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत आते हैं तो उसको आपको पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए एस्क वाले क्वेश्चन हैं तो आपको थोड़ा सा एस्क के जो और हैं जो उसको याद रख लेना है। उसके बाद से विटामिन है, उसके बाद से वायरस है, बैक्टीरिया है, किससे कौन सी बीमारी होती है। ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है जिसमें एक इजी क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। कुछ बीमारियां हैं जिसके जो दवाएं हैं उसके जो खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम भी पूछ देता है। तो इससे इस तरह से 3-4 पॉइंट हैं जो हर पेपर में एक आध क्वेश्चन रहता है, तो इनको तो आप आसानी से लूसेंट से भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 5-6 पॉइंट मैंने आपको बता दिया।
इसके अलावा हो सकता है किसी और के पास इससे बेहतर भी सुझाव हो, तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो लोग चैनल पे नए हैं और द स्टूडेंट के इंस्टाग्राम पे आप नहीं पहुँचे हैं, तो प्लीज़ आप द स्टूडेंट के इंस्टाग्राम पे पहुँचिए। वहाँ पे आप आईडी है @thestudent.study, वहाँ पे फॉलो करिए और वहाँ पे भी आप मैसेज के थ्रू कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आईडी है @thestudentofficial नाम से है, और दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।